हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात करेंगे। तो इस क्लास में आज आप प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो नाम है हमारा कि प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध होता क्या है, ये सब पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो प्रतिरोध का सिंबल आपको पता है कि प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, मतलब इसे प्रतिरोध कहते हैं। अगर इस तरीके के बहुत सारे प्रतिरोध हो जाएं तो उनको हम लोग किस प्रकार जोड़ें कि वो समांतर क्रम संयोजन कहलाए, ये हम लोगों को सीखना है। तो हम लोग इसी प्रकार के बहुत सारे प्रतिरोधों को ले लेंगे। इस क्लास में आज हम 3 प्रतिरोधों को लेकर ये निगमन करेंगे। अगर आप चाहें तो 2 करके कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 4 करके भी आप इसका निगमन कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 3 करके ही पूछा जाता है। तो इसलिए देखिए, ये पहला प्रतिरोध हो गया। इसी प्रकार आप चाहें तो एक प्रतिरोध और ले सकते हैं, ये एक दूसरा प्रतिरोध हो गया। और आप चाहें तो एक प्रतिरोध और ले सकते हैं, तो वो एक प्रतिरोध जो तीसरा वाला ले लिया वो हमने इस प्रकार ले लिया। इस प्रकार हमने ये 3 प्रतिरोध ले लिए। अब इन तीनों प्रतिरोधों का नाम अगर हम रखें तो पहले का नाम R1 रख दिया, दूसरे का नाम R2 और तीसरे का नाम R3। अब बात यह है कि R ही क्यों? R इसलिए क्योंकि प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए R वर्ड का यूज किया जाएगा। R हम लोग का लेटर एक होगा इंग्लिश का, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये R हो गया, ये भी R हो गया और ये भी R हो गया। लेकिन अगर तीनों R होंगे तो फिर हम लोग इनमें डिफरेंस कैसे पता कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने R1 कर दिया, इसका R2 कर दिया और इसका R3 कर दिया। R1, R2 और R3। अब इन तीनों को इस प्रकार जोड़ें कि ये समांतर क्रम संयोजन कहलाए। तो देखिए ज़रा ध्यान से, आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि, डेफिनेशन है ये, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से। तो देखिए सभी प्रतिरोध हो गए, इन सब का सिरा हम लोग एक बिंदु से जोड़ देते हैं। मतलब अगर देखें तो ये सभी प्रतिरोधों का एक जो है सिरा हो गया है, ये तीनों सिरे हो गए और इनको हमने एक बिंदु से जोड़ दिया। उसके बाद सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, फिर उसके बाद लिखना है तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ा जाए। ऐसा आप लिखोगे अपनी कॉपी में। तो मैंने क्या किया, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। क्यों, इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद अब इन दोनों को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे किया और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। आपको पता है कि बैटरी किस प्रकार बनाई जाती है, ये धनायन, ये ऋणायन, मतलब ये इसका धन सिरा और ये उसका ऋण सिरा। अब उसके बाद एक धन दूसरा ऋण, उसके बाद आप जो है बैटरी बनाना चाहते हो तो ये देखिए निकाल दिया, तो ये सेल है। एक और जो है सेल लिया, फिर उसके बाद उसको हमने जोड़ दिया, मतलब सेलों का संयोजन बैटरी कहलाती है। तो ये क्या हो गई, बैटरी। तो ये बैटरी हो गई और इस बैटरी को हमने इस जो है परिपथ के साथ जोड़ दिया। उसके बाद देखिए, चाहता मैं अगर तो सब कुछ पहले ही बना के आपको डायरेक्ट बता देता, लेकिन समझना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती समझने में, इसलिए मैं करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना, हम पूरा निगमन यहाँ पर करते जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है, लेकिन अगर डायरेक्ट बैटरी जोड़ दोगे, बीच में ऑन ऑफ करना होगा तो कैसे करोगे, इसलिए इसमें कुंजी लगाओगे, है ना। ये कुंजी हो गई और इसके बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कुंजी हमारी कौन सी कुंजी है, ये हमारी कुंजी है खुली कुंजी। मतलब अभी परिपथ में धारा नहीं बह रही है, ठीक है। अब परिपथ में धारा बहाने के लिए हम लोगों को इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने का देखिए, आप घर पे जो स्विच होता है ना, उसका अपोजिट होता है सारा सिस्टम इसमें।
जब बंद कहेंगे तो परिपथ में धारा बहेगी, जब खुली कहेंगे तो परिपथ में धारा नहीं बहेगी। तो ये बंद कुंजी है, मतलब इसको हम लोग कुंजी लिख सकते हैं, बंद कुंजी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डॉट शो कर देगा कि ये कुंजी जो है ये एक बैटरी है, और हमने ये माना कि इस बैटरी का जो टोटल विभवांतर है वो कितना मान लिया हमने, V वोल्ट मान लिया। कितने वोल्ट की विभवांतर की बैटरी है, V वोल्ट की। ठीक है, अब अगर हम लोग ये स्विच को ऑन कर देंगे, मतलब धारा इसमें बहने लगी, तो ये धारा इधर से निकलेगी और निकलने के बाद इधर को जाएगी। अब आपके मन में अगर सवाल हो कि अगर ये धन सिरा है और कुंजी तो उधर है, तो कुंजी उधर ऑन करने से धारा इधर क्यों बह रही है? तो जब तक टर्मिनल आपस में नहीं जुड़ेंगे, बैटरी से ये टर्मिनल नहीं जुड़ेगा, तो कैसे धारा बहेगी? समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये धारा यहाँ से निकली, और हमने माना कि जब यहाँ से धारा निकली थी, ये टोटल धारा थी ये I। कितनी धारा थी? I। अब उसके बाद ये धारा जब इस स्थान पर पहुंचती है, देखिए न्यूमेरिकल करना है ना, तो इसे बहुत अच्छे से समझना होगा, रटना नहीं होगा, रटोगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। अब धारा यहाँ से निकली, जब धारा इस बिंदु पर पहुंची तो धारा ने सोचा अब मैं किधर जाऊं, R1 के पास जाऊं कि R2 के पास जाऊं कि R3 के पास जाऊं। तो धारा ने फिर डिसाइड किया कि मैं 3 हिस्सों में बट जाती हूं, और धारा 3 हिस्सों में बट गई। ये I1 हो गया, ये I2 हो गई, और ये I3 हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब धारा ना सारे प्रतिरोधों के पास गई, नाश्ता पानी किया, फिर धारा यहाँ पहुँची। अब जब धारा यहाँ पहुँची तो यहाँ पे I1 ही थी, यहाँ पे I2 ही थी, और यहाँ पे I3 ही थी, मतलब टोटल। अब जब तीनों आके इस पॉइंट पर मिलेंगी तो फिर से I बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो धारा हम लोगों को मिलेगी वो I मिलेगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बैटरी से निकलने वाली धारा इसमें पहुंची, इसमें पहुंची, इसमें पहुंची, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ आई, फिर उसके बाद फिर से बैटरी के अंदर। क्या इतनी बात समझ आ गई? इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के पास धारा का मान समान नहीं होता है, अलग अलग धाराएं होती हैं प्रतिरोधों के पास। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में इसका अपोजिट था, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, सबके पास धारा का मान कैसा था? सेम था। यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, अब देखो ये हम 3 प्रतिरोध देख रहे हैं, सबका सिरा एक पॉइंट से जुड़ा है, सबका सिरा वो दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो समान होगा। याद रखिएगा, श्रेणी में धारा समान और समांतर में विभवांतर समान। ठीक है, समांतर में विभवांतर, देखो कैसे राइमिंग वर्ड्स बन गए, मतलब समांतर में विभवांतर समान और श्रेणी में धारा समान। याद रखना इस बात को। अब देखो क्या करते हैं, आपने डिफिनेशन लिख ली, उसके नीचे से आप हेडिंग डालोगे निगमन, और निगमन डालने के बाद आप इसको जो है करना शुरू कर दोगे। नहीं निगमन डालते हो तब भी कोई बात नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोधों कर दिया को, और इनके नाम लिख दिया जाए R1, R2 व R3 को से इस प्रकार जोड़ा जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है, को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि आप ऊपर डिफिनेशन लिख चुके हैं। को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, क्या किया है? जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ दिया मैंने। उसके बाद देखो प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R1, R2 व R3 के पास धाराएं क्रमशः क्या होंगी? I1, I2 व I3 होंगी। ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, कि सबके पास कितनी होंगी? I1, I2 व I3 धाराएं होंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करें? ओम का नियम लगाएं। देखो किस प्रकार हम ओम का नियम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। हम लोग ओम का नियम जानते हैं कि चूंकि क्या होता है ओम का नियम? V बराबर I और R, ये होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग I का मान निकालें तो V और R, देखो हम लोग ऐसे पढ़ें V बराबर IR इस प्रकार लिखा जाता है ना। या फिर आप चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R बराबर V बटे I, ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर यहाँ से I का मान निकाला जाए तो क्या आएगा? V बटे कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। क्यों? सही कहा, V बराबर IR मतलब दोनों का गुणा, और R बराबर V बटे I। समझ में आ रही बात? इसका मतलब R बराबर V बटे I आप लिखोगे। ये मैंने यहाँ पर I बनाया है, ये I हो गया। उसके बाद अब नियम लगाते हैं। अब बताओ कि जब हमने श्रेणी क्रम का निगमन किया था तो उसमें विभवांतर समान नहीं था,
तो वहाँ से विभवांतर की वैल्यू निकाली थी। इसमें धारा समान नहीं है तो यहाँ से धारा की वैल्यू निकालेंगे। देखो ध्यान से, अब हम लोग लिख सकते हैं कि I1/2 I3। उसके बाद अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि I बराबर, अभी देखो नीचे लिखा है V/R। ओम का नियम ये भी होता है, ये भी होता है, V बराबर IR लिख दो, वो भी होता है तो वही फार्मूला ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, I बराबर V/R। तो अगर हम यहाँ पर 1 कर दें और यहाँ पर 1 कर दें तो क्या मुझे V के पास 1 करना पड़ेगा? ना। क्यों? क्योंकि धारा ना अलग अलग है लेकिन विभवांतर सबके पास समान है, इसलिए क्या है, सबके पास V ही विभवांतर होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब I1 बराबर V/R1। उसके बाद I2 बराबर क्या होगा, V/R2। और I3 बराबर क्या होगा, I3 बराबर होगा V/R3। अब हम लोग इन तीनों को समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 मान लें। और उसके बाद अब हम लोग क्या करें, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब हम लोग ये करें कि अगर ये यहाँ पर 3 प्रतिरोध ना लगे होते, मतलब कोई एक प्रतिरोध होता, अगर कोई एक प्रतिरोध होता, ऐसा ही मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन में भी बताया था। अगर कोई एक प्रतिरोध होता तो उसका नाम R होता, ठीक है, बिल्कुल होता। और उसमें एक बैटरी जुड़ी होती, बिल्कुल जुड़ी होती है ना, जुड़ी होती कि नहीं। और उसमें एक धारा बहती, उसको I कहते। V वोल्ट की बैटरी, R का प्रतिरोध, I उसमें धारा, और नियम लगाते तो क्या नियम होता, नियम होता V बराबर IR। वहाँ पे I1 और I2 का कोई भी सवाल ही नहीं होता। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें कि यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध होता, ठीक है, या एक प्रतिरोध होता, तब कुल धारा कितनी होती? अब मुझे बताइए, कुल धारा I बराबर होती I1 प्लस I2 और प्लस I3। यही होती कि नहीं होती, मेरे बताओ। यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध होता तो जितनी धारा इसमें बह रही थी वो क्या होती, हम लोग लगाते I1 I2 व I3, ठीक है। I1 हो गया, I लिख दिया हम लोगों ने, I को I लिख दिया। I1 की वैल्यू ऊपर से नोट कर दी, क्या लगा दी हम लोगों ने, V/R1। इसको क्या कर दिया, V/R2, और इसमें क्या कर दिया, V/R3। और यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1, 2 व 3 से। ये हम लोगों ने तीनों ब्रैकेट में लिख दिया कि समीकरण 1, 2 व 3 से। अब अगर हम लोग इसमें लगा दें कि ओम के नियम से, अब यहाँ लिख दे कि तीनों, फिर इसके बाद लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ना। देखिए ध्यान से कर देते हैं कि यदि एक प्रतिरोध होता तब ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम क्या कहता है, देखिए, जब एक प्रतिरोध होता तो ओम के नियम से हम लोग क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा, यदि एक प्रतिरोध होता, क्या लिखा, यदि एक प्रतिरोध होता तो क्या होता, तब हम लोग लिखते ओम के नियम से, ओम के नियम से। फॉर्मूला क्या होता, V बराबर I और R, या इसको लिख सकते हैं हम लोग I बराबर, क्या लिखते हैं बताओ, I बराबर लिखते V/R। क्यों, यही करते ना। अब उसके बाद देखो, अब हम लोग इसमें I बराबर V/R रख दें। अब हम लोग ना इस I की जगह पर रख देते हैं V/R। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे V/R। उसके बाद ये V/R1, तो V लिखा V/R1 प्लस V/R2 और प्लस V/R3। अब हम लोग इसमें से तीनों से V को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। अब तीनों से जैसे ही V को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, फिर मेरे पास बचेगा, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, मेरे पास बचेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्या बचेगा, V कॉमन ले लीजिए तो V/R, तो वहाँ से V कॉमन हो गया, क्या बचा 1/R1। और आपके एग्जाम में ये 4 नंबर का 100% क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये V इसके बटे में आ जाए या इसको हम लोग बटे में ले जाएं तो V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
इसका मतलब 1/r बराबर 1/r1, 1/r2 और 1/r3। और यही क्या है? यही समांतर क्रम का संयोजन है, मतलब प्रतिरोधों को इसी प्रकार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। हम लोगों ने क्या किया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था। निगमन में तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, बस इसे समझना है थोड़ा सा। एक बार देखो, फिर से बताते हैं। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले ये लगाया कि ये 3 प्रतिरोध हैं, इनके पास I1, R1, I1, I2 व I3 अलग अलग धाराएं बह रही हैं। फिर मैंने ओम का नियम लगा दिया, V1 बराबर I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। इतना मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद हमने लिखा, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध होता, तीनों के स्थान पर क्या होता, एक प्रतिरोध होता, तो हम लोग लगाते I बराबर I1, I2 व I3, या कह दे कि बैटरी से निकलने वाली कुल धारा जो है उनका योग जो होगा वो यही होगा, मतलब तीनों के पास अलग अलग जाए। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा कि यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध होता तो कुल धारा क्या होती, I बराबर I1, I2 व I3, तो V/R1, V/R2, V/R3। और यहाँ से मैंने सारी वैल्यू उठाकर इसमें रख दी। ठीक है, बात समझाई कि नहीं? ये क्या किया, हम लोगों ने I1, I2, I3 लिखा और ये सारी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने लगा दिया ओम का नियम। ओम का नियम लगाने के बाद V को कॉमन लिया, काट दिया, जो फॉर्मूला बचा वही हो गया। अब एक लाइन इसके नीचे आप और लिख सकते हो कि समांतर क्रम, मैं बोल देता हूँ, अब लिखिएगा। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, तो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना। तुल्य प्रतिरोध हमारा R होता है और उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन को हमने पढ़ लिया। अब ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में अब केवल एक चीज़ बची है और उसका नाम है न्यूमेरिकल। जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उससे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। अब आप सोच लीजिए कि इतने टॉपिक से ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल पढ़ने, क्योंकि विद्युत में आपके एग्ज़ाम में इस निगमन के साथ साथ क्या आता है, वह न्यूमेरिकल 100% ज़रूर आता है इस चैप्टर से। इसलिए अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के साथ, फिर बड़े बड़े न्यूमेरिकल के साथ, और बहुत अच्छे से सब कुछ करेंगे। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग सभी मात्रक और सभी चिन्हों को याद करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोग अच्छे से तैयारी करके आएँ और आपको बेहतर समझ में आए। जैसे कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और जैसे और कुछ याद करना चाहें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को R से लिखते हैं, विभवांतर को V से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं। इन सभी बातों की जानकारी आपको अगली क्लास को पढ़ने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात हम बनाना चाहते हैं कि हर बच्चा न्यूमेरिकल करे। इसलिए आप अगली क्लास में सभी मात्रक और सभी जितने भी आपके प्रतीक हैं उनको याद करके आएंगे। तो चलिए फिर अगली क्लास में करते हैं इस क्लास को समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके तब जो है स्किप कीजिएगा। चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ।